इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे, जो कि पिछले क्लास में सिंगल डायमेंशन पढ़े थे। तो सबसे पहले टू डायमेंशन होता क्या है। तो टू डायमेंशन का मतलब जैसे मैट्रिक्स हो गया, वो एरे जो दो डायमेंशन में हो, मीन्स रो और कॉलम। तो कह सकते हैं एन एरे हैविंग टू डायमेंशन means row and column is known as two dimensional array। इस तरह से कह सकते हैं कि an array having two dimension means row and column is known as two dimension। तो रो भी हो कॉलम भी हो, जैसे हम लोगों ने देखते हैं कि मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में जैसे लिखते हैं 1 2 3 4, तो देख सकते हैं कि ये दो डायमेंशन है, ये रो है, ये भी दूसरा रो, मीन्स रो एरे हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा एरे को स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो रो जीरो हो गया और ये रो 1 हो गया, और इसी तरह से ये कॉलम हो गया जीरो और इसी तरह से कॉलम 1। तो कह सकते हैं कि जिसमें रो हो और कॉलम हो उसको कहते हैं टू डायमेंशनल एरे। तो इसमें देख सकते हैं कि इसी को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे तो सिंगल डायमेंशन एक ही था, एक ही रो था। इसमें एक से अधिक रो हो सकता है और एक से अधिक कॉलम हो सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कहेंगे टू डायमेंशनल एरे, मीन्स मैट्रिक्स हो गया, या इसी को टेबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक डायमेंशन को मल्टी डायमेंशन, और दो डायमेंशन हो तो टू डायमेंशनल एरे के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग किसी भी एरे में मैट्रिक्स में किस तरह से हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो मैट्रिक्स को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन, तो किसी भी टू डायमेंशन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर हम लोग इस तरह से करेंगे, डेटा टाइप, फिर उसके बाद एरे का नाम, स्पेस देके एरे नेम, इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए कि रो होगा और यहाँ पे कॉलम, ये साइज ऑफ रो और साइज ऑफ कॉलम, कि कितना डायमेंशन इसका होगा रो का और कितना ये कॉलम होंगे। तो अब एग्जांपल जैसे देख लिया जाए, ऐसे डेटा टाइप सपोज हम लोग इंट ले लिए, वेरिएबल m ले लिए, स्पेस है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग 2 दे दे रहे हैं और यहाँ पे 2 दे दें, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये मेमोरी जनरेट करेगा, ये इस तरह से कहीं ना कहीं दो रो और दो कॉलम इस तरह से बना लेगा। तो ये 2 फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करता है रो को और सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है हमेशा कॉलम को। तो अब देखिए जैसे इसमें है, तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे। ये रो 0 है और ये रो 1, और इसी तरह से ये कॉलम 0 और यहाँ कॉलम 1। तो अब अगर इस जगह पर आना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, m 0 0 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे m पहले रो लिखेंगे, फिर दूसरा वाला कॉलम, तो 0 रो और कॉलम 1 ऐसे। यहाँ पर m पहले 1 फिर कॉलम 0, और इस जगह पर m 1 और 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह से देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो 2 इंटू 2 4 कॉलम, 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। 8 अगर इंटीजर होगा तो ओवरऑल इसका मेमोरी कितना होगा, 4 टू जा 8 बाइट। इसी तरह से मान लीजिए फ्लोट ले लें, फ्लोट के केस में तो मान लीजिए AB 2 और 3, तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ रो कितना होगा 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट होगा। तो ओवरऑल मेमोरी कितना लेगा, एक फ्लोट लेता है 4 बाइट, तो 6 है
तो 6 इंटू 4 24 बाइट ओवरऑल ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा ये फ्लोट वाला। तो इस तरह से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी तरीके से फिर वैल्यू हम लोग दे देंगे। अब हम लोग डिक्लेरेशन के बाद देखते हैं किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन के केस में इनिशियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो इनिशियलाइज करने के लिए कि जैसा ही डिक्लेयर करें और उसी समय डेटा हम लोग सप्लाई कर दें। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इंट सपोज m, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन का देखिए कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रो एंड 3 कॉलम। तो जब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो 2 रो और 3 कॉलम होगा तो इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो 2 रो और 3 कॉलम तो लिख सकते हैं 2 1 3, ऐसे कॉमा देके 4 2 6, कुछ इस तरह से भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कि 2 रो हो गया 3 कॉलम हो गया। ऐसे भी हम लोग डेटा दे सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं इंट m सपोज 2 और 3, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। इसी को 2 1 3 4 2 6 ऑटोमेटिक ये ले लेगा उसी तरीके से। तो यहाँ पे 2 रो हो जाएगा और यहाँ पे 3 कॉलम। तो 6 एलिमेंट इसके अंदर भी है। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं इंट यहाँ पे m ऐसे 3, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 1 3 4 2 6, कुछ भी डेटा सप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें देख सकते हैं ये वाले में क्या है कि हम लोग रो नहीं दिए, कॉलम यहाँ पर देना जरूरी है। तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से इनिशियलाइज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से लिख दें इंट m, कुछ ऐसे लिख दें ये 2 1 3 4 2 6, तो इस तरह से ये रॉन्ग डिक्लेरेशन होगा कि इसमें हम ना रो लिखें ना कॉलम, कितना रो लेगा कितना कॉलम ये नहीं लेगा। और इसी चीज को अगर हम लोग इस तरह से लिख दें इंट m, यहाँ लिख दें 2 लिख दें और इसको हम लोग छोड़ दें और यहाँ भी 2 1 3 4 2 6, इस तरह से भी ये गलत है। तो इसमें देख सकते हैं कि कॉलम हमको देना जरूरी है। कॉलम का डिक्लेरेशन हमें जरूरी है यहाँ पर बताना कि कितने कॉलम इसके अंदर होंगे। तो ये दोनों एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। हर हाल में हमको यहाँ पर डिक्लेयर जब करेंगे तो कॉलम होना दिखाना जरूरी है। तो ये और ये दोनों तरीका गलत है, हम लोग नहीं डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज इस तरह से नहीं करेंगे। तो ये करें, इस तरह से करें, इस तरह से हम लोग इनिशियलाइज को कर सकते हैं, इसको 2 डायमेंशनल एरे को। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किसी भी एरे को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ये देखेंगे कि एरे को 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स को किस तरह से मेमोरी में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सिंपल सा ले लिया जाए इंट सपोज m 2/2 का हम लोग एक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दिए। अब डिक्लेयर करने के बाद ये मेमोरी में इस तरह से स्टोर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखते हैं फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम लोग किस तरह से ये समझेंगे कि वो फिजिकली
एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ऐसे 2x2 का हम लोग कर दें तो ये देख सकते हैं कि 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो रो 0 रो 1 कॉलम 0 कॉलम 1। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे M0 0 पहला वाला, यहाँ पे जो पहला हम लोग का होगा रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कॉलम को। तो फिर यही चीज यहाँ पर M0 और 1 होगा, पहला रो दूसरा कॉलम। यहाँ पर M1 0 M1 और 1 इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। अब किसी तरीके से इसके अंदर मान लीजिए वैल्यू 7 3 8 ऐसे हम लोग वैल्यू इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए। तो देख सकते हैं कि रो जैसे ये रो 0 होगा और रो 1 होगा। तो पहले इसी तरह से यहाँ पर कॉलम 0 और यहाँ पर कॉलम 1। तो कॉलम बाद में आता है, रो पहले आता है। तो देख सकते हैं कि 0 और 0 यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, में 0 1 ऐसे कर सकते हैं जितना भी डायमेंशन होगा। तो ये तो हम लोग का फिजिकली दिमाग में समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये ऐसा जनरेट हो रहा है टेबल। लेकिन एक्चुअल मेमोरी में जो स्टोर होता है, तो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो कंटिन्यूअस सिंगल डायमेंशन के तरीके से होता है, कंटिन्यूअस लोकेशन वो ले लेता है। तो कंटिन्यूअस लोकेशन लेता है तो दो तरह से वो स्टोर होता है, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। तो हम लोग इसको कह सकते हैं जो मेमोरी में रिप्रेजेंट करेगा, मेमोरी में एक्चुअल में किस तरह से होगा, पहला होगा रो मेजर और रो वाइज। तो रो वाइज कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 × 2 4 होगा। तो 4 यहाँ पर स्टोर करेगा 1 2 3 4। तो रो वाइज का मतलब होता है जो रो मेजर होगा तो पहले रो को, फिर दूसरे रो को, तीसरे रो को, चौथे जैसे आएगा। तो पहला रो कितना है 5 है, फिर 7 है, फिर पहला कंप्लीट होगा, दूसरा रो 3 और 8 इस तरह से स्टोर हो गया। यहाँ पर क्या होगा M0 0, फिर ये M0 1, फिर ये 3 कितना है 1 0 M1 एंड 0, फिर M1 1। और एड्रेस मान लीजिए कि ये पहला एड्रेस 100 है, 102 है, 4 है, 106 है। जैसे एरे में हम लोग भी सबको नाम जानते थे, ये एक सिंपल वेरिएबल की तरह काम करेगा। ये सब सब्सक्रिप्ट है, पहला वाला रो, दूसरे को कॉलम, ये बेस एड्रेस है, बाकी ये सब एड्रेस है, वैल्यूज हैं। फिर दूसरा तरीका जो हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं कॉलम मेजर। कॉलम मेजर या कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज में क्या होगा कि ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतना ही होगा, 4 एलिमेंट होगा, लेकिन जो स्टोर होगा तो पहला कॉलम स्टोर होगा, फिर जाके दूसरा कॉलम स्टोर होगा। तो सबसे पहले 5 स्टोर होगा, फिर 3 स्टोर होगा, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम 7, फिर 8 और आगे रहता। तो इस तरह से स्टोर होता चला जाता। तो इसमें देखिए पहले क्या है M0 0 और फिर M1 0, फिर यहाँ पर M0 1 और M1 1। मान लीजिए एड्रेस 102 4 106, कोई भी डेटा का एड्रेस हो सकता है। तो इस तरह से हम मेमोरी को के अंदर 2 डायमेंशनल एरे को स्टोर करते हैं। एक होता है रो मेजर और दूसरा होता है कॉलम मेजर। लेकिन यही है कि इस तरह से हम लोग सोचते हैं। और मेमोरी में जो स्टोर होता है वो कंटिन्यूअस लोकेशन ले लेता है, कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो इस तरह से है ये 2 डायमेंशनल एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। और इसके बाद आते हैं हम लोग एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बना लें कि एक मैट्रिक्स ले लें, उसके अंदर डेटा को स्टोर करके सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर दिया जाए। तो देखिए
तो एक प्रोग्राम वर्ड में तो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स जनरेट करें। सपोज मैट्रिक्स जनरेट कर दें m2/2 का मैट्रिक्स जनरेट कर दें। तो जब 2/2 का यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा तो ये होगा m0 0 m0 1 फर्स्ट रो है और m1 1 कुछ इस तरह से हम लोग का ये होगा। अब इसके अंदर देखिए रो है कॉलम है, तो दो वेरिएबल होगा i और j। अब हम लोग इसके अंदर डेटा दें या तो इनिशियलाइज करें या कीबोर्ड से डेटा दे दें। तो हम लोग जब कीबोर्ड से डेटा सप्लाई करेंगे तो फॉर लूप लगेगा। तो फॉर i इक्वल टू 0, नंबर ऑफ रो कितना है, 2 रो है, i लेस देन 2 i प्लस प्लस। तो इस तरह से फिर अगर ये सही है तो और j ले लें, j लेस देन 2 j प्लस प्लस। तो देख सकते हैं कि रो कितना चल रहा है 2 और कॉलम कितना चल रहा है 2 कॉलम चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग डेटा दे दें स्कैन f %d %m ऑफ। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। तो पहला देखिए रो के लिए चल रहा है i चल रहा है और दूसरा जो कॉलम के लिए चल रहा है वो j के लिए चल रहा है। अब इसी को हम लोग देखिए एलोकेट कर दिए हैं। अब इसके बाद i0 कंडीशन यहाँ पर सही है, अंदर आ गया, यहाँ j0 सही है, यहाँ आया। तो कीबोर्ड से इंटीजर वैल्यू m00 i0 j0 तो 00 वाले प्लेस पर पहुंच गया। फिर यहाँ से ये रोका, ये वापस यहाँ भेज दिया। अब j कितना हो गया 1 हो गया, कंडीशन सही है, फिर अंदर आ गया i0 j1। फिर सपोज यहाँ 7 दे दिया, फिर यहाँ के बाद यहाँ आया, फिर यहाँ कंप्लीट हुआ 2, ये गलत हो गया तो फिर यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पर जैसे ही आ गया तो ये यहाँ से यहाँ भेज दिया सेकेंड रो के लिए। तो अब देखिए i यहाँ पर 1 है लेस देन 2 सही है, फिर अंदर आ गया j इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर 1 और ये 0, तो इस वाले लोकेशन पर डेटा चला गया। फिर यहाँ से आया इस जगह पर भेजा, फिर j की वैल्यू 1, ये भी सही है, यहाँ आ गया तो 1 और 1, तो यहाँ पे मान लीजिए 6 हम लोगों ने दे दिया। फिर जैसे ही यहाँ से 1 1 के बाद यहाँ आया तो ये 2 हो गया, ये गलत हो गया, इसको ब्रेक करके बाहर आ गया। फिर यहाँ चला गया, ये भी 2, तो ये इस वाले को ब्रेक करके बाहर आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर डेटा तो सप्लाई कर दिए इस मैट्रिक्स में, जो डेटा देना था हम लोग डेटा तो दे दिए। अब डेटा देने के बाद इसी को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट एफ लगा देंगे। लेकिन एक ही एलिमेंट तो नहीं है, पूरे को प्रिंट करना है, रो और कॉलम को। तो रो और कॉलम को प्रिंट करना है तो इसमें भी फॉर लूप लगेगा। फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 2 i प्लस प्लस, और इसी तरह से फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन 2 j प्लस प्लस। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। फिर इसे हम प्रिंट कर दें, प्रिंट f %d, और यहीं पर मान लीजिए /t लगा दें तो ये स्पेस देकर प्रिंट करेगा, और m i और j। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्रिंट करना होगा तो इसमें किस तरह से प्रिंट करेगा इसको भी ध्यान देना है। तो देखिए i इक्वल टू 0 कंडीशन सही, अंदर आ गया j इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, तो 0 0 वाला m00 तो प्रिंट करेगा 5 को। फिर जैसे ही यहाँ रोका, यहाँ आ गया j की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पर देखिए /t यहाँ दे चुका है तो यहाँ आ जाएगा, फिर 0 1 को 7 को प्रिंट करेगा। फिर जैसे ही यहाँ से आपका यहाँ आएगा तो 2 गलत हो गया, तो यहाँ आएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर आने के लिए यहीं पर /n लगा दें,
प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। तो ये क्या करेगा कि लाइन को यहाँ टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ जब जाएगा तो i इक्वल टू 1 के लिए, फिर जे 0 तो 1 0 का 2 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से जाएगा 1 तो 1 1 6 को प्रिंट कर देगा। तो अब देखिए ये गलत होके आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को जो आउटपुट, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन पे हम लोग को देखना होगा कि इस फॉर्मेट में प्रिंट करे। तो अब देखिए यहाँ से इस वाले का लगा दिए गेट सी एच लगा सकते हैं यहाँ पर, यहाँ CLR SCR भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर फाइल प्रिंट है, स्कैन है, गेट सी, तो ये लगा सकते हैं हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h। इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। सिंपल हम लोग मैट्रिक्स में डेटा को रीड किए और उसी को डिस्प्ले किए। इस तरह से ये एक सिंपल सा प्रोग्राम। थैंक यू।